नमस्कार। लाउड फार्मर शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस आंदोलन को लेकर बने हुए गीतों में से एक गीत और फिर बताते हैं ये आंदोलन क्यों है और आंदोलन कैसा होता है। लाउड फार्मर शो में आपको आज बहुत सारी बातें बताएंगे। 1 मिनट का इंतजार कीजिए। हम पहले आपको एक गीत सुनाना चाहते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काफी फैल रहा है। मुझे लगा कि आपको इसलिए बताना चाहिए क्योंकि बातचीत शुरू करने से पहले ये गीत एक भूमिका का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी अंगुलियां, आपके सामने किताब होगी, टेबल होगी, कोई बर्तन होगा, उसके ऊपर थाप देने लगेंगी। क्यों? क्योंकि गीत ही ऐसे होते हैं और आंदोलन के गीतों में संगीत के स्वर का कितना महत्व है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन भावों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आजादी के आंदोलन में, जयप्रकाश आंदोलन में जिस तरह के गीत बने, जिस तरीके के गीत लिखे गए, वो आंदोलन जनता में पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है उसकी एक निशानी है, उसका एक सबूत है। जयप्रकाश आंदोलन में नाम बताऊं आपको? कवि नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु जैसे सैकड़ों लेखक और कवि चौराहे पर जयप्रकाश आंदोलन का, छात्र आंदोलन का साथ दे रहे थे, जो बाद में जन आंदोलन बन गया। और इनके लिखे हुए नाटकों, इनके लिखे हुए गीतों ने कमाल कर दिया था। और वो ये बताता था कि आंदोलन जन आंदोलन हो चुका है। और अब किसान आंदोलन, जिसमें मैंने एक गीत की झलक दिखाई, ऐसे सैकड़ों गीत हरियाणवी में, पंजाबी में, हिंदी में वहां के लोग लिख रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ स्वर में, कुछ बेसुरे में, लेकिन सब थाप देने के लिए विवश कर देते हैं। ये मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि कल रात में मैंने टेलीविजन चैनलों का एक नजारा देखा। कल दोपहर से टेलीविजन चैनलों ने, न्यूज चैनलों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और राकेश टिकैत को जबरदस्ती गिरफ्तार करके प्रशासन, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, दिल्ली सरकार के यानी केंद्र सरकार की सलाह के ऊपर ये फैसला कर लिया है। और जो खबर टेलीविजन चैनलों ने प्रमुखता से दिखाई वो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान संत, महान विश्वात्मा, परमात्मा, जो भी उनके साथ विशेषण लगा दिए, आदित्यनाथ योगी ने अपनी पुलिस को आदेश दिया है कि पार्टी के विधायकों को गुंडों के साथ जाने की इजाजत दो, जो कि कल गाजीपुर बॉर्डर पर देखा गया कि कुछ एमएलएज अपने साथ गुंडों को लेकर के वहां आसपास खड़े रहे और लोगों को धमकाते रहे कि अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। और दूसरी तरफ पुलिस से कहा कि प्रदेश में हर जगह से धरना प्रदर्शन किसानों का समाप्त होना चाहिए। पुलिस ने बहुत सारी जगहों पर डराया, धमकाया, गांव में गए और उन्होंने लोगों के धरना खत्म कराए। और गाजीपुर बॉर्डर, यानी जो दिल्ली का बॉर्डर है जहां राकेश टिकैत हैं, वहां सारी रात पुलिस ने घेर लिया। और जो एंकर वहां गए उनके चेहरे की खुशी देखने को मिलती थी कि हमने कहा लोगों से कि बड़ा होने वाला है, पुलिस, प्रशासन, सरकार इस धरने को खत्म करेगी, किसानों पर लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी। ये भाव था, ये शब्द नहीं थे। क्योंकि उस भाव को मूर्त रूप में देखने के लिए जितने चैनल थे, जो विनोद दुआ के शब्दों में दरबारी चैनल हैं, और बाकी जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े पत्रकार बोल रहे हैं उनके शब्दों में ये ढिंडोरची चैनल है, ये दरबारी चैनल है, इन लोगों के बड़े एंकर कल गाजीपुर बॉर्डर पर थे, यानी राकेश टिकैत को गिरफ्तार होते देखने के लिए। अब गिरफ्तारी होने वाली है, अधिकारी मंच पर चले गए हैं, राकेश टिकैत रो रहे हैं, गिरफ्तारी की डर से रो रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया था कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सारी कल रात की चर्चा है। वो ये सोच रहे थे कि उन्हें ये सुखद दृश्य, जिसको हम कहते हैं पर पीड़ा में सुख लेना,
दूसरे के दुख में आनंद महसूस करना, प्रफुल्लित होते देखना। कई सारी महिला सुपरस्टार, आज के जमाने की सुपरस्टार जो सुपर विलेन है बेसिकली, वो वहां पे पहुंच गई और जिस खुशी के साथ अपने चेहरे पर रिपोर्टिंग कर रही थी, किसान ने कहा आप लोग तो आज तक यहां नहीं आए, आज यहां क्या देखने के लिए आए? लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई। वो पीछे, उसके पीछे पुलिस है, उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके पीछे आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है। जैसी चीजों से किसानों को, उनके घर वालों को डराने का काम इन महान एंकरों ने किया, जो एंकरिंग का ए नहीं जानते, जो पत्रकारिता का प नहीं जानते, जिन्हें ये पता ही नहीं कि गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के द्वारा भड़काए हुए दंगों में रिपोर्टिंग करते हुए अपनी जान दी। इन्हें उन पत्रकारों के नाम नहीं मालूम है जो पुलिस और दंगाइयों के बीच में खड़े होकर जिन्होंने पत्रकारिता की। ये लोग आज देश को किसान आंदोलन कितना देशद्रोह का काम है, कितना देश में विकास का रोड़ा अटका रहा है, ये कल रात ये समझा रहे थे। 2 बजे इन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान वहां एकजुट हो गए। जो गए थे वो भी वापस आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा राकेश टिकैत की अपील कि मैं जब तक मेरे गांव से पानी नहीं आएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, किसान अपने ट्रैक्टरों पर पानी लेकर के चल पड़े दिल्ली बॉर्डर की तरफ, और जो गए थे वो लौट आए। और लौट करके उन्होंने राकेश टिकैत के समर्थन में नारे लगाने शुरू किए। और शायद तब तक उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस ने और केंद्र की आईबी ने योगी साहब को बता दिया होगा कि अगर आप ये करते हैं गोली चलेगी, एक भी आदमी गोली से घायल हो गया तो प्रदेश भर का किसान कल दिल्ली के बॉर्डर की तरफ कूच कर देगा। और शायद इस फीडबैक ने श्री आदित्यनाथ योगी को तत्काल अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और गाजियाबाद के एसएसपी, गाजियाबाद के डीएम, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ, जिसको लेकर के चैनल डरा रहे थे, आरएएफ उसके पीछे खड़ी है। वो देखिए, वो जो गाड़ियां हैं उनके पीछे पुलिस खड़ी है इन किसानों को यहां से भगाने के लिए, हटाने के लिए। सबने डर के मारे अपने तंबू उठा लिए हैं। देखिए, पहले यहाँ तंबू लगे हुए थे, पहले यहाँ खाना था, और उसी समय दूसरी एंकर कह रही है उस चैनल की, मैं सामने देख रही हूँ खाना बन रहा है, वो किसान खा रहा है। एक सेकंड, एक ही क्रम में ये दोनों रिपोर्ट, वो टेलीविजन चैनल जो देश के लोगों को बताता है कि सरकार कितनी महान है, प्रशासन कितना सख्त है, और प्रशासन ने सख्ती कितनी दिखाई है, उसी को दिखाना पड़ा। एक तरफ वो कह रहे हैं सब भाग गए, जो खाना बन रहा था वो नहीं है कहीं, वहीं संयोग से दूसरी तरफ उसी चैनल की एक दूसरी एंकर दिखा रही है, नहीं मैं देख रही हूं यहाँ खाना बन रहा है, लोग खाना खा भी रहे हैं, पर उतनी संख्या नहीं। ये कल की रिपोर्टिंग थी, और इस कल की रिपोर्टिंग ने मुझे बताया कि ये देश अपराधियों के, गुंडों के, लुच्चों के, लफंगों के और टेलीविजन मीडिया में बैठे हुए सुपारी किलर्स के, जो पत्रकारिता के भी दुश्मन हैं और देश की जनता के भी दुश्मन हैं, उनके हाथों में टेलीविजन चैनल अधिकांश पहुंच गए हैं। और वो जब मौका होता है झूठ फैलाने का, अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। ये मैं कह रहा हूं, अगर किसी को लगता है, चैनल के आदमी को, कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं उसे चुनौती देता हूं कि इसे गलत साबित करे। देश के सारे लोग, मैं सिर्फ अब किसान आंदोलन की बात नहीं करता हूं, देश के अधिकांश लोग उन्हें इसी परिभाषा से नवाजते हैं। और जो लोग कल 3 बजे से और सवेरे तक गाजीपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर का मतलब गाजीपुर जिला नहीं, गाजीपुर एक जगह है जिस बॉर्डर को, दिल्ली यूपी बॉर्डर को गाजीपुर बॉर्डर कहते हैं, उस बॉर्डर के ऊपर जितने लोगों ने सोशल मीडिया से रिपोर्टिंग की, उन सारे लोगों ने ये दिखाया कि लोग क्या कह रहे हैं। अजीत अंजुम को देख करके लोगों ने कहा हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे बात करने के लिए। उन्होंने ये अंजना ओम कश्यप से या रूबिका लियाकत से
या श्वेता सिंह से नहीं कहा। इन लोगों को देख करके तो गांव वाले कहते हैं, आंदोलन के लोग कहते हैं, आप बहन जी चले जाओ यहां से, आपकी हमने बहुत रिपोर्टिंग देख ली, आप अपने ही यहां से स्टूडियोज करो, हमारे बीच में मत आओ। ये हर जगह हो रहा है। मैं इसका स्वागत नहीं कर रहा हूं, स्वागत सिर्फ इस बात का कर रहा हूं कि इन किसानों को, इन चैनलों की, इन एंकर्स की खखोलेपन का, खोखलेपन का एहसास हो गया कि ये देश के दुश्मन हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, ये सबके दुश्मन और उनके बीच में अफवाह फैलाने का काम करते हैं। मैं इतनी सख्त बात इसलिए कह रहा हूं कि कहीं तो कोई शर्म होती है, कहीं तो नीचे गिरने की कोई सीमा होती है। और मैं उनकी तो बात ही नहीं करता जो राज्यसभा के चैनल हैं और चैनल चला रहे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं करता जो महान देशद्रोह का काम कर रहे हैं और अपने को देश प्रेमी बता रहे हैं, जो सरकार के पीछे छिपे हुए हैं और पीछे से छिपकर वार कर रहे हैं। वो चैनल, उनके एंकर जिन्हें न देश प्रेम का पता है, न पत्रकारिता का पता है, लोगों को देश प्रेम का और भारत के प्रतिनिधि होने का स्वांग परोसते हैं, ये सारे लोग देश में बेनकाब हो रहे हैं। और मुझे इस बात का आनंद है कि मीडिया में जितना जितना भी ये कूड़ा आया है, जितनी सड़ांध आई है, मीडिया का जिन लोगों ने नाम बदनाम किया है, सरकार के पक्ष में दलाली की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, वो लोग बेनकाब हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, टेलीविजन पे आने के लिए मैंने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस तरीके से लोग बात करते हैं, कुछ जगहों पर लोग जिस बदतमीजी से बात करते हैं, अभी मेरी इज्जत करके बदतमीजी से कम बात करते हैं, बाकी लोगों से ज्यादा करते हैं। शायद उनके मन में कुछ आंख का संकोच बचा हो। मैं नहीं चाहता था उनकी आंख का संकोच भी जाए, क्योंकि उन्हें ये कहा गया है कि किन किन लोगों को टेलीविजन चैनलों पर बुला के अपमानित करना है और किन किन पत्रकारों को बुलाना है, किन्हें नहीं बुलाना है। और जिन्हें नहीं बुलाया जाता, उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि जिंदगी में कभी इन टेलीविजन चैनलों पे मत जाइए। तब तक सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बात कहिए जब तक पूरे सोशल मीडिया को अपने कब्जे में न ले ले, सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में न ले ले, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को सुनने में अपमान महसूस करने लगे सही बातों को, तब तक आप कहते जाइए। सुप्रीम कोर्ट का एक कल का बयान और एक बड़े टेलीविजन चैनल के सारे नेटवर्क का उस बयान को धता बताता हुआ जिस तरीके का भाष्य कर रहा था, उसे देख के मुझे अचंभा हुआ। और अचंभा क्यों हो, हमारे जमाने के बहुत सारे संपादक जिनको लोग आज इज्जत के साथ पूछते हैं, उन्होंने आज के कुछ टेलीविजन के संपादकों को तो पत्रकार मानने से ही मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, उन्हें साथ बैठालते नहीं। अब संयोग की बात है कि उनके हाथ में कुर्सी आ गई, तो वो उन सबकी बातों को आग लगा रहे हैं, उन्हें पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को दफन कर रहे हैं, उसकी समाधि बना रहे हैं। इन्हें कभी बड़े पत्रकारों ने नहीं माना, जिनका आज भी नाम लेते हैं तो सर झुक जाता है। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग किसान आंदोलन को लेकर के हुई और जिस तरीके से पुलिस ने एक कमाल का काम किया, जो मैं आपको बताता हूं, और जिसका समर्थन इन टेलीविजन चैनलों ने किया। दीप सिद्धू जो भी उसका नाम है, लेकिन जिसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ है, जिसकी फोटो अमित शाह के साथ है, जिसको आसानी के साथ लाल किले में घुस जाने दिया गया, जिसको आसानी से लाल किले में निशान साहब का झंडा फहराने का अवसर दिया गया और जिसे खालिस्तानी झंडा करके कह के प्रचारित किया गया, टेलीविजन चैनलों ने प्रसारित किया। बड़े एंकरों ने, महामूर्ख एंकरों को ये नहीं पता कि निशान साहब यानी सिखों का झंडा और खालिस्तान का झंडा कैसा है।
वो खालिस्तान के प्रवक्ता को किसानों का प्रवक्ता बना करके दिखाते रहे, उनके वीडियो चलाते रहे इस देश में किसानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। इनको शर्म नहीं आई? वो दीप संधू सीधा पुलिस की आंख से निकल गया और पुलिस कह रही कि हमने किसानों का लुकआउट नोटिस जारी किया है। शर्म नहीं आई कि लुकआउट नोटिस जारी करने की बात कहते हुए? वो लोग आपकी आंख के सामने हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप उनको लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं। लेकिन अरुण जेटली के और प्रधानमंत्री मोदी के समय में जो 1000 से ज्यादा लोग इस देश से भाग गए, जिन्होंने देश के बैंक का पैसा हड़प कर लिया, 2 लाख 3 लाख करोड़ से ज्यादा का, जो कि फिगर बैंक नहीं दे रहा है, रिजर्व बैंक नहीं देने दे रहा है, जितना पैसा बैंकों से लूट करके लोग भाग गए, उनका तो लुकआउट नोटिस नहीं जारी हुआ। किसान नेताओं का जो शांति की अपील कर रहे हैं, जिन्होंने एक बार भी उत्तेजित भाषा नहीं बोली, जिन्होंने शांतिप्रिय ट्रैक्टर जुलूस निकाला, उनके खिलाफ आप लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं। और दीप सिद्धू, जिसकी शान के साथ और अंतरंगता के साथ बैठी हुई फोटो देश के गृह मंत्री के साथ आई है और जिसकी प्रधानमंत्री के साथ आई है, उस दीप सिद्धू को पुलिस ने अपनी आंखों से जाने दिया और उसे छिपने में मदद की। वो कहीं से वीडियो जारी कर रहा है, छाती ठोक के कह रहा है, हाँ मैंने लाल किले के ऊपर झंडा फहराया, लेकिन पुलिस योगेंद्र यादव के ऊपर मुकदमा दायर कर रही है, लुकआउट नोटिस जारी कर रही है, राकेश टिकैत से कह रही है हमारे यहां और हमें बताओ। ये हमारी पुलिस है, जिस पुलिस की तारीफ ये मीडिया कर रहा है, जिसके 300 लोग घायल हुए, उन 300 में हमने 30 की भी फोटो टेलीविजन पे नहीं देखी, वो कितने घायल हैं, उनके कहां पट्टी बंदी है, उनके कहां हाथ पैर टूटे हैं। और मजे की चीज, किसान एक भी घायल नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे किसान रोते हुए कह रहा है कि हमें इस तरीके से मारा, उस तरीके से मारा, यहां घेरा, वहां घेरा, उसकी कोई चिंता टेलीविजन चैनलों को नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस की घायल होने की चिंता, अगर सचमुच घायल हुए तो हमारी भी है। लेकिन पुलिस घायल हुई और दीप सिद्धू निकल के बच गया, जो कह रहा है अभी भी वीडियो जारी कर रहा है। आप इनको लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं, आपने एफआईआर दूसरे दिन इनके खिलाफ की, जबकि किसानों के खिलाफ पहले दिन ही कर दी। 28 को आपने एफआईआर की सिद्धू के खिलाफ, और 26 और 27, 26 की रात से लेकर 27 के पूरे दिन आपने किसान नेताओं के खिलाफ, जो बिल्कुल शांतिपूर्ण थे, उनके खिलाफ एफआईआर लिख ली। और अब मैं बात करता हूं इस लोकसभा के माननीय सदस्य की, पूर्व सांसद धर्मेंद्र, जो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनने के बाद नहीं गए, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें तलाश करने के पोस्टर लगे। उनकी पत्नी हेमा मालिनी, जो मथुरा से सांसद 2 बार से हैं, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के पुत्र, हेमा मालिनी के नहीं, हेमा मालिनी की सगी धर्मेंद्र की प्रकाश देओल के पुत्र सनी देओल, उन्होंने कहा कि हमारा कोई रिश्ता दीप सिद्धू से नहीं है। उनका बयान सबसे पहले हमें गर्व है कि हमने चलाया उस बयान को। उस बयान को चलाने के बाद श्री सनी देओल, जो लोकसभा के सदस्य हैं गुरदासपुर से, उन्होंने ट्वीट किया हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं। और उसके बाद उसके अंतरंग फोटो सनी देओल के साथ, सनी देओल की खुद बोलते हुए क्लिपिंग, उनके पिता धर्मेंद्र के साथ उसका अंतरंग फोटोग्राफ, हेमा मालिनी के साथ फोटोग्राफ, और जाने कितने लोगों का फोटोग्राफ। उसके बाद उसका फोटोग्राफ आ गया श्री अमित शाह जी के साथ बैठे हुए, और अमित शाह जी जिस उत्सुकता से उसकी बात सुन रहे हैं मुस्कुराते हुए, उससे नहीं लगता कि वो दीप सिद्धू को जानते नहीं। तो दीप सिद्धू कौन है? प्रधानमंत्री के साथ वो सनी देओल के साथ फोटो खिंचवाने कैसे पहुंच गया? दीप सिद्धू को प्रधानमंत्री जी भी नहीं जानते हैं। लेकिन दीप सिद्धू को बचाने में पूरा प्रशासन, पूरी मशीनरी लगी हुई। क्या किसी को यह मांग नहीं करनी चाहिए कि सनी देओल जैसे झूठे आदमी को इस संसद से, लोकसभा से त्यागपत्र देना चाहिए?
सनी देओल लोकसभा के सांसद होने के बाद खुले आम झूठ बोल रहे हैं, जिसकी गवाही उन्हीं का पहले का बयान दे रहा है, जिसकी गवाही उन्हीं के साथ खींचे हुए फोटो दे रहे हैं, अंतरंगता वाले फोटो उन्हीं के साथ, उनकी माता हेमा मालिनी के साथ, उनके पिता धर्मेंद्र के साथ। वो कह रहे हैं मेरा और मेरे परिवार से उसका कोई रिश्ता नहीं। ऐसे झूठे आदमी को संसद में होना चाहिए? साबित साफ साफ हो रहा है नंगी आंखों से कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन वो संसद के भीतर बैठा हुआ है। इस संसद की गरिमा ऐसे सांसदों ने ही समाप्त की है। पहले कहा जाता था कि संसद में जो कहा जाता है वो सच कहता है आदमी, झूठ नहीं कहता है। इसलिए संसद में एक आश्वासन समिति बनी है। वो जिस आश्वासन समिति का काम है, ये प्रधानमंत्री जी आपके लिए भी मैं कह रहा हूं निवेदन पूर्वक, संसद में एक आश्वासन समिति है, जो आश्वासन समिति इस बात का रिकॉर्ड रखती है कि किस मंत्री ने सदन में क्या आश्वासन दिया, उसे उसने पूरा किया या नहीं किया। सदन की एक अनुशासन समिति है जो ये कहती है कि अगर किसी सांसद के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या झूठ बोलने का आरोप लगता है तो उस आश्वासन की या उस घटना की वो जांच करती है। और कई सांसद झूठ बोलने के आरोप में संसद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब हमारे सामने ताजा मामला सनी देओल का है। कहने को फिल्मी स्टार हैं, माथे पे पगड़ी कभी कभी बांध लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो उनका काम है, ये बहरूपिया नहीं है, वो उनका काम है, लेकिन संसद में झूठ बोलना उनका काम है नहीं। वो आदमी भूल गया कि वो उस लोकसभा का सदस्य है जिस लोकसभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिस लोकसभा के सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिस लोकसभा के सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिस लोकसभा के सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिस लोकसभा के सदस्य श्री मुरली मनोहर जोशी थे, बल्कि हैं नहीं, अब इस समय भूतपूर्व सांसद हैं कि मैं भूल गया हूं, ये भी तो दिक्कत है ना। लेकिन मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, आडवाणी जी जैसे लोगों के लोकसभा का सदस्य होने के नाते उनकी परंपरा में जो लोग चुने गए उनसे कम से कम ये आशा और अपेक्षा तो की जा सकती है कि वो उतनी मर्यादा तो निभाएंगे जितनी उनके पूर्वज निभा गए हैं। बेशर्म झूठ बोलने वाला, माफ कीजिएगा, इस देश का नागरिक, मैं उसे सिनेमा का कलाकार कहकर के सारे कलाकारों का अपमान नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बना हुआ है। मैं लोकसभा का भूतपूर्व सांसद होने के नाते, लोकसभा को इज्जत करने के नाते, मैं उस लोकसभा का सदस्य था जिसके अटल बिहारी वाजपेयी सदस्य थे, जिसके राजीव गांधी सदस्य थे, जिसके चंद्रशेखर जी सदस्य थे, जिसके सोमनाथ चटर्जी सदस्य थे। मैं उस लोकसभा का सदस्य होने के नाते ये मांग करता हूं कि सनी देओल को अविलंब इस लोकसभा से त्यागपत्र देना चाहिए। सबूत सामने है कि आदमी झूठ बोल रहा है, और अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो हम मान लेंगे कि उनके नेता, मैं पार्टी अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक के ऊपर फिर ये संदेह करूंगा कि उसको इंगित न करना, उसको पार्टी से रिजाइन करने के का आदेश न देना, लोकसभा से रिजाइन करने का आदेश न देना, फिर उस कनाइवेंस में उनका भी कोई हाथ है। और दीप सिद्धू के साथ उनकी फोटो खिंचवाना सनी देओल का कोई गुप्त उद्देश्य था और इसकी प्लानिंग दिनों से चल रही हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप नहीं इस्तीफा लेते हैं तो फिर आपके ऊपर ये संदेह जाएगा। और मैं लोकसभा में आपसे वरिष्ठ हूं प्रधानमंत्री जी, मैं 9th लोकसभा का मेंबर था, जिस लोकसभा के मेंबर जिसमें नेता विरोधी दल आडवाणी जी थे,
एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और दो प्रधानमंत्री वीपी सिंह और चंद्रशेखर को उस लोकसभा ने देखा था। राजीव गांधी के लोकसभा की के जीवन की वो आखिरी लोकसभा थी। इसलिए आपसे कह रहा हूं, कहने का हक रखता हूं आपसे, वरिष्ठ होकर के लोकसभा में घुसने के कारण जनता के, और ट्रायंगल फाइट में लड़ा था जिसमें बीजेपी भी सामने थी और कांग्रेस भी सामने थी, उसमें जीता था। मैं पत्रकार था, आज भी पत्रकार हूं, पर लोकसभा का सदस्य होने के नाते गौरवान्वित हूं, और उस गौरवान्वित होने के हैसियत से निवेदन कर रहा हूं कि आपको ये कॉल लेना है। आपको अपने सांसद का साफ आया हुआ झूठ, या तो आप कहिए वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो छेड़छाड़ है वीडियो से, आवाज किसी की है, ओंठ किसी के हैं, कुछ है, आप कह दीजिए, हम मान लेंगे। क्योंकि आज राष्ट्रपति जी ने कहा, उसे हमने मान ही लिया ना। राष्ट्रपति जी ने आज कहा कि जो सड़कों पे इतने लोग का उनके घर भेजने का काम आप उनकी सरकार ने किया, यानी मौजूदा सरकार ने किया। लॉकडाउन में जो लोग निकले थे, राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा किसानों की आमदनी दोगुनी करने की कोशिश हमने की, और बहुत सारी जगहों पर किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। हमें नहीं पता था, लेकिन आज राष्ट्रपति ने कहा तो हमें मान लेना चाहिए कि इस देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, क्योंकि आप कहलवा रहे हैं, राष्ट्रपति जी कह रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी, इस तथ्य को हमारे सामने रखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपकी महानता को धन्यवाद कि आपने एक सत्य देश के सामने रखा कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी हमने लागू कर दी है, उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आपने ये ज्ञान भी हमें दिया जैसे किसान को पता ही नहीं है कि स्वामीनाथन कमेटी की लागू हो रही है, और वो मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू, कौन सी रिपोर्ट हो जब रिपोर्ट लागू हो चुकी है। बहरहाल, मैं किसानों की बात कर रहा हूं कि किसानों के नेता पूर्णतया शांत प्रिय, किसी ने एक अपील नहीं की, और उन किसानों के सामने कल जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी नाक कटाई, उन्हें पकड़ने के लिए सिर्फ खबर गई और पूरे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से गांव-गांव में आने की तैयारी हो गई। दिल्ली अभी भी सवेरे से ये बेशर्म टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल चला रहे हैं, आज गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी होगी, आज बॉर्डर खाली कराया जाए, आज बॉर्डर खोला जाएगा। और जिस चैनल की मैं बात कर रहा था, जिसने कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था कि सरकार कर क्या रही है, किसानों की मांगों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, इसको सुन क्यों नहीं रही है, उसके ऊपर इस टीवी चैनल ने, जिसका मालिक राज्यसभा का सदस्य है, जिसने यस बैंक को बर्बाद कर दिया उससे पैसा लेकर के, राणा कपूर यस बैंक के जेल में है, उसके दोषी वो हैं जो राज्यसभा में बैठे हैं, इस चैनल के मालिक हैं, उनका चैनल दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बॉर्डर खाली करो, जल्दी खाली करो, और सरकार उसे खाली करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ कहे हुए शब्दों को भी तोड़ना मरोड़ना चैनल के लोग कर रहे हैं। इस बिरादरी का होने के नाते कम से कम मुझे तो शर्म है, और मैं देश के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या जिन लोगों को मैं कहता हूं एक आदमी को भी ये लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, तो मैं उसके सामने निवेदन करता हूं कि लोगों को बताइए कि हमारे बीच में झूठ का खेल कैसे खेला जा रहा है, हमारे बीच में किसानों को बदनाम करने का खेल कैसे खेला जा रहा है। हमारे देश में वो लोग पाकिस्तान और चीन के एजेंट हैं जो हमारे किसानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है, क्योंकि वो भारत के लोगों का विश्वास तोड़ रहे हैं। भारत के लोगों का मीडिया में, पत्रकारिता में इतना बड़ा विश्वास है, इतना बड़ा विश्वास है कि वो उदाहरण देते हैं कि ये चीज अखबार में छप गई है, टेलीविजन में आई है, सही होगी होगी, और आप अपराध कर रहे हैं ऐसे जैसे कोई जज पैसा लेके फैसला दे। आप लोगों के उस विश्वास को तोड़ रहे हैं कि पत्रकारिता में जो भी आएगा वो सही आएगा। और मैं उस दौर का पत्रकार हूं जिस दौर में हमारी लिखी रिपोर्ट्स पर
2 मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, कई कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। ये साख थी पत्रकारिता की आज के पत्रकारों। उदयन शर्मा का नाम सुना है? एमजे अकबर का नाम सुना है? अश्विन चोपड़ा का नाम सुना है? कितने पत्रकारों के नाम लो। अभी विनोद दुआ का नाम सुना है? अभी तक कांग्रेस के उस समय के मिनिस्टर और एक राज्य के मुख्यमंत्री विनोद दुआ को गालियां देते हैं कि आपने हमारी नौकरी ले ली, राजीव गांधी ने आपकी रिपोर्ट देख करके आपकी इतनी साख है, हमारा विभाग हमसे इस्तीफा ले लिया। किसने किया ये? पत्रकारों ने किया। पत्रकारों की रिपोर्ट के ऊपर विभाग इधर से उधर बदले गए हैं, अधिकारी बदले गए हैं। आज की तरह नहीं कि लोग कह दें कि इनको तो, ये तो हमारे चैनल है, ये तो अपने चैनल है, इन पे तो जो चाहे हम दिखा देंगे, और दिखा रहे हैं। और नतीजा क्या है? आपकी किसी हुई बात के ऊपर किसी को रत्ती भर विश्वास नहीं। जहां जहां कुछ टेलीविजन चैनलों के पत्रकार जाते हैं, लोग उन्हें घेर के कहते हैं आप जाओ, यहां मत रहो। ये शर्म नहीं आती इस घटना को देख करके? आपको अपने पूरे नैरेटिव के ऊपर, अपने पूरे व्यवहार के ऊपर, खबरों को दिखाने के तरीके के ऊपर आपको नहीं शर्म आएगी, क्योंकि आप पैदा ही बेशर्म हो गए। शर्म उन्हें आती है जिन्हें सही गलत की पहचान है। शर्म उन्हें नहीं आती जिन्हें हमेशा गलत सही दिखाई देता है। ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे प्राणी भी होते हैं दुनिया में। नहीं होते तो आप इसके उदाहरण हैं। अगर सीखना है तो अमेरिका के पत्रकारों से सीखो। ट्रंप भाषण दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, टेलीविजन चैनल ने ऑफ एयर कर दिया और पत्रकारों ने कहा राष्ट्रपति जी आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, हम आपको नहीं दिखाएंगे। यहां तो सरकार से सवाल लेकर के, सरकार से पैसा लेकर के, सरकार के लोगों के साथ नाव में खड़े होकर के मुस्कुराने वाले पत्रकार देश को उपदेश देने की हिम्मत भी करते हैं। पत्रकार न विपक्षी नेता के साथ खड़ा होता है और पत्रकार न सत्तारूढ़ नेता के साथ खड़ा होता है। उसके साथ तो बिल्कुल नहीं खड़ा होता है जो किसी मसले में आरोपी हो, लेकिन आज तो उन्हीं के साथ खड़े होने में शान है। ये जो दृश्य बदला है, ये दृश्य बहुत दिनों के लिए नहीं है। आपकी पत्रकारिता को, आपके झूठ को, आपके प्रपंच को, आपके दुष्कर्म को इस देश के लोग ही ठीक करेंगे। और मैं आज किसानों के समर्थन में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसानों के समर्थन में सारा देश खड़ा हो गया है। उसके कारण आप खुद समझ सकते हैं, मुझसे ज्यादा समझदार आप लोग। लेकिन हाँ, इस चीज को देखते हुए हमारे जैसे लोगों को ये जरूर लगता है कि जिस तरह लोकसभा अपवित्र हो रही है कुछ लोगों के रहने से, उसी तरीके से पत्रकारिता भी अपवित्र हो रही है कुछ ज्यादा लोगों के रहने से। और जितने ये पत्रकारिता के नाम पे नेता हैं, इनको लेकर के उन्हीं के पुराने साथी उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं, लानत, उनकी आलोचना कर रहे हैं। और तो और बहुत सारे पत्रकार तो मेरे पास जब आते हैं या फोन करते हैं तो उनका दर्द समझ में आता है कि क्या करें, करना पड़ता है। ये करना पड़ता जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन टेलीविजन चैनलों को शर्म से डूबने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिले। तो मैं लाउड फॉर्मेट शो में अपनी बात समाप्त करता हूं। सिर्फ इतना बताता हूं कि किसान आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो रहा है। उसका एक ही छोटा पैमाना है जो गांधी जी के आंदोलन में था, जो नेताजी के आंदोलन में था, जो भगत सिंह राजगुरु की शहादत पे था। ये लोगों ने गीत लिखे थे, गजलें लिखी थी और जनता में वो गाई जाती थी। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, उस समय गांव गांव में नौजवान गा रहा था। वो जन आंदोलन था। आजादी के आंदोलन में एक ही नारा था सब जगह, एक ही गाना था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। पत्रकार मित्रों, आपने तो सुना ही नहीं होगा। आज के परमवीर पत्रकारों, परम बुद्धिमान मूर्खों,
आपने तो सुना ही नहीं होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जानते हैं किसने लिखा? कानपुर के श्यामलाल पार्षद नाम के एक साधारण कवि ने इसे लिखा था, जो देश के हर आंदोलनकारी के, जो आजादी के आंदोलन में शामिल था, उसका ये नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था, देशगान था। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इस तरह के गीतों को गा के, इस देश के लिए जान दे करके, अपनी जवानी जेलों में गुजार कर जो आजादी मिली है, उस आजादी को बर्बाद करने के मुख्य षड्यंत्रकारी होने के नाते आपके ऊपर लानत है। और उन्हें मैं फिर सलाम करता हूं, जो सोशल मीडिया के लिए अपना संपूर्ण दांव पे लगाए हुए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस तरह के लोग हैं, जिनमें अजीत शामिल हैं, अजीत अंजुम, अभिसार शामिल हैं, जिसमें विनोद दुआ जी शामिल हैं, सबके नेता हैं, मैं मानता हूं। और मैं पुण्य प्रसून को मानता हूं। इसमें जितने लोग, मैं साक्षी जोशी को मानता हूं, मैं भाषा को मानता हूं, भाषा सिंह को, ये सारे लोग लोगों के हक में खड़े हैं, किसानों के नहीं, लोगों के, जनता के हक में उनके हक में खड़े हैं। जो लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। सरकार के लिए, सरकार के विरोध में संघर्ष करना एक चीज है, लेकिन जो जनता की तकलीफों के लिए, नौजवानों की तकलीफों के लिए, देश के सपने के लिए, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जहां भी घटना घटती वहां रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़े लोग, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी। इसलिए आज इनकी साख किसी भी मौजूदा टेलीविजन एंकर से लाख गुना ज्यादा, और ये आपकी वजह से। आप जो सच्चाई सुनना चाहते हैं, जो सच्चाई जानना चाहते हैं, तो ये किसान आंदोलन, गांव गांव से लोग दिल्ली की तरफ चल पड़ेंगे। मैंने एक बार कहा था कृषि मंत्री जी से कि आप क्या करना चाहते हैं? आप कहेंगे थोड़े लोगों का आंदोलन है, तो क्या आप गांव गांव से 50 लाख लोग दिल्ली में बुलाना चाहते हैं? मत ऐसा कीजिए, बहुत खतरनाक होगा। मैं अपनी बात इस आशा से समाप्त करता हूं कि आप जो रिपोर्टिंग में एक अंतर है, एक एम्फेसिस का अंतर है, एक कंटेंट का अंतर है, एक धार का अंतर है, आंख के अंदर शर्म और बेहयाई का अंतर है, उससे समझ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं, और हम मिलेंगे शाम को 5:30 बजे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे। आपसे मिलते हैं शाम को 5:30 बजे। आज नमस्कार।